हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 348वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न यूपीटीजीटी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और अनेकों बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप किए देखिए, जिससे कि आपका कुछ छूटे नहीं, ठीक है। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बैजू बावरा का मूल नाम है। बैजू बावरा जी का मूल नाम है बैजनाथ मिश्र। बैजनाथ मिश्र नाम है बैजू बावरा जी का मूल नाम, मतलब कि असली नाम जो है वो है बैजनाथ मिश्र। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राग मारवा में वर्जित स्वर है। राग मारवा में वर्जित स्वर है पंचम स्वर। पंचम स्वर यानी कि प स्वर वर्जित है राग मारवा में। तीसरा प्रश्न है, राग पूरिया का थाट है। राग पूरिया का थाट है मारवा थाट। मारवा थाट का जन्य राग है पूरिया राग, ठीक है। पूरिया राग का थाट है मारवा थाट। चौथा प्रश्न है, राग आसावरी का समप्रकृतिक राग है। राग आसावरी का समप्रकृतिक राग है जौनपुरी राग। राग जौनपुरी राग आसावरी का समप्रकृतिक राग है, यानी कि इसकी जो प्रकृति है आपस में मिलती जुलती है, ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, राग आसावरी में कोमल स्वर लगते हैं। राग आसावरी या थाट आसावरी में कोमल स्वर लगते हैं गंधार, धैवत और निषाद। ग ध नी ये स्वर कोमल लगते हैं, बाकी के सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं राग आसावरी में। छठवां प्रश्न है, विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा थाट बिलावल से जन्य रागों की संख्या बताई गई है। विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा थाट बिलावल से जन्य रागों की संख्या बताई गई है 18। 18 जन्य रागों को बताया गया है थाट बिलावल से विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, राग बिलावल में स्वर लगते हैं। राग बिलावल में स्वर लगते हैं सभी शुद्ध स्वर। सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है राग बिलावल में। आठवां प्रश्न है, भूपाली राग में वर्जित स्वर है। भूपाली राग में वर्जित स्वर है मध्यम और निषाद स्वर वर्जित है। राग भूपाली में मध्यम और निषाद स्वर वर्जित होता है। नौवां प्रश्न है, राग भूपाली में न्यास होता है। राग भूपाली में न्यास होता है गंधार स्वर पर। गंधार स्वर यानी कि ग स्वर पर न्यास होता है राग भूपाली में। 10वां प्रश्न है, राग भूपाली का समप्रकृतिक राग है। राग भूपाली का समप्रकृतिक राग है देशकार राग। राग देशकार जो है ये भूपाली राग से मिलता जुलता राग है, यानी कि इसकी जो प्रकृति है, चलन है, वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है राग भूपाली और राग देशकार की, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, देशकार राग में न्यास होता है। राग देशकार में न्यास होता है धैवत स्वर पर। राग देशकार में धैवत स्वर पर न्यास किया जाता है। 12वां प्रश्न है, राग यमन में प्रधानता है। राग यमन में प्रधानता है षड्ज ग्राम की। षड्ज ग्राम 3 ग्राम होते हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो राग यमन में षड्ज ग्राम की प्रधानता होती है, ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, राग यमन का वादी संवादी स्वर है। राग यमन का वादी और संवादी स्वर है गंधार और निषाद स्वर। गंधार स्वर वादी है और निषाद स्वर संवादी है राग यमन में। 14वां प्रश्न है, गंधर्व लोक का ग्राम है।
गंधर्व लोक का ग्राम है गंधार ग्राम। गंधार ग्राम को गंधर्व लोक का ग्राम कहा गया है, माना गया है। ठीक है, इसके बाद 15वां प्रश्न है, पंचम सवारी ताल का तिगुन एक आवर्तन में कितने मात्राओं के पश्चात प्रारंभ होगा। पंचम सवारी ताल जो कि 15 मात्रा की ताल है, तो उसमें तिगुन एक आवर्तन के कितने मात्राओं के पश्चात प्रारंभ होगा, ये पूछा है। तो प्रारंभ होगा 10वीं मात्रा के पश्चात 11वीं मात्रा से। 11वीं मात्रा से यदि आप पंचम सवारी का तिगुन प्रारंभ करेंगे तो वो उसका जो अंत होगा वो सम पर आ जाएगा। ठीक है, तो पंचम सवारी की जो तिगुन है 10वीं मात्रा के पश्चात 11वीं मात्रा से प्रारंभ होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचम सवारी का तिगुन एक आवर्तन के कितने मात्राओं के अंतर्गत आएगा। पंचम सवारी का तिगुन यानी कि 3-3 बोलों को एक साथ यदि बोले, 15 मात्रा की ताल के 3-3 बोलों को एक साथ बोले, तिगुन में बनाएं, तो ये आएगा 5 मात्राओं में। 5 मात्राओं में पंचम सवारी का तिगुन जो है वो आएगा। ठीक है, इसके बाद 17वां प्रश्न है, रूपक ताल का छंद है। रूपक ताल का छंद है 3-2-2। रूपक ताल का बोल है ती ती ना धी ना धी ना। ठीक है, तो ती ती ना ये जो बोल है ये एक विभाग में है, दूसरे विभाग में धी ना है बोल, और तीसरे विभाग में बोल है धी ना। ठीक है, तो ती ती ना धी ना ये रूपक ताल का बोल है और इसके छंदों की संख्या है 3-2-2। 3-2-2 का छंद होता है रूपक ताल में। 18वां प्रश्न है, विषम पदी ताल जिसके बोल हैं ती ती ना धी ना ताल है, तो ये ताल है रूपक ताल। रूपक ताल में ती ती ना धी ना 7 मात्रा की ताल है और इस बोल का प्रयोग होता है ती ती ना धी ना बोल का, और ये ताल है विषम पदी ताल, यानी कि इसमें जो पद है वो समान नहीं है। पहले विभाग में 3 पद हैं, दूसरे में 2 पद हैं और तीसरे में 2 पद हैं। ठीक है, तो ये विषम पदी ताल इसलिए इसको कहेंगे क्योंकि इसमें 3-2-2 का बोल होता है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, राग खमाज का गायन समय है। राग खमाज का गायन समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर। रात्रि का दूसरा प्रहर जो है ये राग खमाज के गायन का उचित समय है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है 20वां प्रश्न, आश्रय राग जो खमाज थाट से जन्य षाड़व संपूर्ण जाति का राग है। तो कौन सा ऐसा राग है जो आश्रय राग है और खमाज थाट से जन्मा हुआ षाड़व संपूर्ण जाति का राग है। तो ये राग है खमाज राग। खमाज राग जो है ये षाड़व संपूर्ण जाति का आश्रय राग है और खमाज थाट का राग है, और इसका गायन समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर, यानी कि रात्रि का दूसरा प्रहर जो है खमाज राग के गायन का उचित समय है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आज ये 348वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 347 वीडियोज़ को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 349वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।